नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए ना पॉलीजेल एक्सटेंशंस लेकर आई हूँ। पॉलीजेल एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था नेल एक्सटेंशन की दुनिया में। तो आज हम पॉलीजेल एक्सटेंशंस करेंगे, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आप जितना लाइक करोगे उतना वीडियो आगे फॉरवर्ड होगा, प्लीज़ वो मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अभी हम ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो आज की मेरी जो क्लाइंट है, मेरी एक्चुअली बहुत ही रेगुलर क्लाइंट है और छोटी सी लड़की है। तो ये हमेशा मेरे पास ही आती है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 टाइम मैं नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन था, तो कई और से नेल एक्सटेंशन करे थे। और इनका नेचुरल नेल्स जो है वो नेचुरली बहुत ही अच्छा थिक लॉन्ग नेल ग्रो होता था। बट अनफॉर्चुनेटली कई और से कराए थे तो नेल्स थोड़े डैमेज हो गए, फिर उन्होंने सारे चॉप कर दिए थे। तो अभी हम लोग वापस इसमें थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे। नॉर्मली तो हम लोग इनके हाथ में जेल ओवरले से ही, मतलब पॉलीजेल या एक्रिलिक जो भी रहता है उसका ओवरले ही करना रहता था। बट इस बार तो नेल्स थोड़ा ख़राब हो गए थे, तो हमको सारे चॉप ऑफ, मतलब उन्होंने खुद ही कर लिए थे। और कुछ कुछ नेल्स में कुछ आगे बढ़ गए थे और कुछ कुछ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही केयरफुली इसका ड्राई मैनिक्योर करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें एक्सटेंशन करेंगे। और उनको लंबा नेल्स तो नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टूडेंट है, तो उनको वहाँ पे सुविधाएं नहीं होंगे, तो वो उसको मतलब रिफ़िल करे या फिर निकाले। तो हमने सोचा कि हम स्मॉल नेल्स बनाएंगे और वो भी पॉलीजेल से करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा करंट नेल का जो स्टेट है। तो यहाँ पे मैं ड्राई मैनिक्योर स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑरेंज वुड स्टिक इस्तेमाल किया है। तो लेफ्ट हैंड में फिर भी थोड़े बहुत नेल्स बचे हुए थे, आप देख सकते हैं काफ़ी निशानी वगैरह, मार्क्स और डीप कट्स वगैरह थे। तो ये एक चीज़ होता है, आप कहाँ से नेल्स कराते हो। अगर आपका जो टेक्नीशियन है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो आपका नेचुरल नेल डैमेज होगा। अदरवाइज़ अगर सही तरीके से करोगे तो नेचुरल नेल्स को कुछ नहीं होता है। स्पेशली रिमूव करते समय एक्स्ट्रा ध्यान देना है और प्रेप करते समय भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने जेंटली सारे क्यूटिकल्स को पीछे की तरफ पुश कर दिया है। क्यूटिकल पुशिंग के बाद यूजुअल की तरह मैं यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फाइल से ड्राई मैनिक्योर करूँगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लेम बिट। और जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देते हैं उनको पता ही है, मैं ये वाली बिट ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। फ्लेम बिट में भी मतलब अलग अलग साइज़ का आता है, कुछ कुछ थोड़ा ज़्यादा राउंडिश रहता है, कुछ कुछ थोड़ा ज़्यादा लंबा राउंडिश रहता है, और कुछ कुछ जो होता है थोड़ा नीडल शेप का भी होता है। तो ये नीडल शेप में ज़्यादातर यूज़ नहीं करती। बट आपको ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखना है तो हमारा ई फाइल मैनिक्योर का क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस डिटेल्स वगैरह जानना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप पिंग कर सकते हैं, या आना नेल स्कूल के इंस्टाग्राम पेज में भी आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीन है, यहाँ पे मैं राइट साइड का नेल्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मशीन जो है 18,000 आरपीएम स्पीड में चल रहा है और रिवर्स मोड में चल रहा है। तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब भी मुझे राइट साइड की तरह ड्राई मैनिक्योर करना होता है या फिर मेरे को राइट साइड की तरह जैसे अभी चल रहा है वैसे बिट चलानी होती है तो ये रिवर्स मोड में रहता है, और उल्टा साइड जब करनी होती है तो फॉरवर्ड मोड में रहता है। ये एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है बहुत लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स भी जो थे उनको भी कन्फ्यूजन होता था। जब वो ऑन करते तो अपने हाथ में चला के देखते थे। वो ये वाली बिट में तो चलो एक बार तो ठीक ही रहेगा, चल आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन कार्बाइड या सेरामिक बिट लगा के अब हाथ में चला के देखोगे तो आपको चोट लगेगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्विच ऑन करते तो वो राइट घूमता है और कौन से स्विच में वो लेफ़्ट घूमता है। ओके। तो यहाँ पे हमने बहुत ही केयरफुली ड्राई मैनिक्योर किया। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा हटके से किया। नॉर्मली मैं एक साथ दोनों साइड कर लेती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा एक एक साइड दिखाऊंगी ताकि मैं अपना मशीन को स्विच किए बिना एक एक पूरा हर फिंगर्स का वन साइड कर लेंगे। ठीक है। और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट यही होता है एक्सटेंशन प्रोसेस में, ये जो सफाई होती है ना, वो उसी का बिफोर आफ्टर में मैं खुश हो जाती हूँ। ठीक है। और आप इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ करते कि नहीं करते मुझे कमेंट्स में बताना। करते तो आपको क्या क्या चैलेंजेस है, अगर नहीं करते तो आप करना चाहते हो कि आपको डर लगता है, मतलब मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके। अब पूरे नेल्स में इलेक्ट्रिक फाइल से ड्राई मैनिक्योर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद मुझे नेल प्लेट का शाइन रिमूव करना था, तो उसके लिए मैं 100-180 ग्रेड का फाइल यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया राइट हैंड तो नेल्स तो अभी भी सही कंडीशन में है,
तो कोई दिक्कत नहीं, 100-180 साइड का फाइल से कर सकते हैं। बट लेफ़्ट हैंड जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है नेल्स, बिकॉज़ सही तरीके से पिछले वाला एक्सटेंशन करे नहीं थे। तो इसलिए हम लोग लेफ़्ट हैंड में 220 ग्रिड का फाइल यूज़ करेंगे बफ ऑफ करने के लिए। और डैमेज रहता है तो आप हार्ड फाइल की जगह पे आप सॉफ्ट बफर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आराम से जो नेल में जो शाइन है ना उसको हल्का सा निकाल रहे हैं। अभी हमने सारे नेल्स क्लीन कर दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन हो चुका है। अब लास्ट में हम इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर देंगे और उसके बाद अल्कोहल और लिन फ्री और अल्कोहल वाइप से नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इस समय जब क्लीन करते हैं मैं नेल के ऊपर पार्ट और नेल अगर आगे बढ़ा हुआ है तो उसका नीचे वाला पार्ट भी अच्छे से क्लीन करते हैं। नेल प्लेट में बिल्कुल भी कुछ भी डस्ट, कुछ ऑयल, मॉइस्चर कुछ नहीं होनी चाहिए। और आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे टिप्स। तो ये वाली जो टिप्स है ये मेरा फेवरेट टिप्स है। ये मैं, आपको याद होगा मलेशिया जब गए थे वहाँ का बॉन प्रिटी के स्टोर से मैंने लिए थे। और ये जो टिप्स है ये थोड़ा डीप सी कर्व टिप है और स्क्वायर शेप का है बट थोड़ा डीप है। और इसमें जो नंबर्स है ये 0 से लेके 11 तक का नंबर का टिप्स आपको इसमें मिलेंगे। और जो 0 वाला है वो अभी तक जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आए सबके लिए बड़ा है। अभी मुझे लगता है वो कोई ऐसे जायंट नेल वाला इंसान कभी आएगा तो उनके ऊपर ही काम आएगा। बट नॉर्मली ये वाली जो बॉक्स है ना इसमें जो टिप्स है वो 5 के बाद वाला ही मोस्टली सारे लोगों को फिट हो रहा है। इन केस मेरे केस में अगर देखा जाए तो मेरा नेल्स बहुत ही छोटू है, तो उसमें तो मेरे को पिंकी नेल्स के लिए मतलब इसमें से ढूंढना ही मुश्किल है कि तो आप समझ ही सकते हो कि इसका ठीक ठाक बड़ा है और ऊपर से डीप कर्व भी है, तो वो भी बात है। और यहाँ पे जो हमारी क्लाइंट है इनका नेल अगर आप देखोगे थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप नेल है, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा उठा हुआ नेल रहता है। तो अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है जिनका भी नेल्स थोड़ा कॉन्वेक्स टाइप नेल है, तो उसमें क्या होता है सेंटर थोड़ा ऐसे बार की तरह से उठा हुआ रहता है और फिर आगे आके वो नीचे की तरह ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है नेल्स में। तो ऐसे नेल्स में मैं नॉर्मली पेपर फॉर्म से नेल स्कल्प्ट करना पसंद करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने सोचा हम टिप्स से करेंगे। और मतलब नॉर्मली फॉर्म से ही इनको मैं हमेशा करती हूँ, बट इस बार हमने सोचा कि हम टिप्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं टिप्स का मेजरिंग कर रही हूँ, तो मैंने मेजर करके सारे टिप्स को यहाँ पे नीचे रख दिया है। अभी हम लगाते हैं ग्लू से इसको अटैच कर लेते हैं। तो जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ ये रनारा का है। ये थोड़ा अभी पुराना हो गया है तो ये थोड़ा स्टिकी होने लगा है। और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अब तक वो डस्टबिन में जा चुके हैं। तो यहाँ पे टिप्स को कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे। जब टिप्स अटैच करते हैं आपको ध्यान देना है टिप स्ट्रेट होना चाहिए और जो ग्लू और आपका नेल प्लेट है वो एकदम कवर होना चाहिए, कोई गैप नहीं आना चाहिए, एयर बबल नहीं आना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका नेल प्लेट में अटैच हो जाता है और आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि नेल स्ट्रेट है कि नहीं। अभी सारे फिंगर्स में हमने नेल टिप अटैच कर दिए हैं। ऑलरेडी ये बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे मेरा तो मन करता है लॉन्ग नेल्स ही बनाए। मेरे को छोटा नेल्स बनाने में ऐसे लगती है तो फिर नेल्स बनाते ही क्यों है, बड़ा ना हो, बट ऑब्वियसली हैंडल करने में दिक्कत हो जाती है तो क्लाइंट के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। मेरे को तो इसका लेंथ काटने में बहुत दुख हो रहा था। आपको भी ऐसा लगता है कि जब क्लाइंट बोलते नहीं और छोटा तो आपको मतलब काटने में बड़ा दुख होता है? तो यहाँ पे हमने काट तो लिया। स्टार्टिंग में मैंने उतना छोटा नहीं काटे थे, बट वापस जब हम लोग रीशेप करे थे मैंने एक नेल करके पूछा कि इतना ठीक है क्या, बट उनको और छोटा चाहिए था। बट अंडरस्टैंडेबल है, जैसे मैंने बताया कि कॉलेज जाने वाली लड़की है वो ऑब्वियसली अपने हॉस्टल में रहेगी तो उसको हैंडल करने में मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया फिर वापस छोटा कर दिया। मैंने दिल पे पत्थर रख के नेल को छोटा कर दिया था। तो अभी मैं इधर सीधा आपको फाइनल वाला दिखाती हूँ। उससे पहले एक छोटा सा टिप शायद मैंने रिकॉर्ड किया, आपको दिखाती हूँ कि आलमंड नेल्स को शेप कैसे करें। अभी आप देखोगे तो मैंने जितने भी नेल कटर स्क्वायर शेप में काटा है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे नेल कटर लिया है, उसको देखो इस दोनों साइड से सेंटर को कटे बिना और ग्रोथ पॉइंट तक भी नहीं जाना है। कुछ इस तरीके से आप आलमंड शेप कट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी एक रफ शेप आलमंड का बन चुका है। अगर आपको ऐसे ब्लाइंडली कट करने में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेन ले लेना या मतलब मार्कर ले लेना,
टिप का सेंटर मार्क कर देना और साइड से उसको ग्रोथ पॉइंट तक इसे एक मार्किंग कर देना और उसके बाद ऐसे नेल कटर से कट करना। नेल कटर का ये जो थोड़ा सा इसे कर्वी रहता है ना, तो आपको बहुत आराम से वो एक शेप कट करके देगा। अब सारे नेल्स को एक रफ आलमंड शेप ट्रिम करने के बाद मैंने अपना हैंड फाइल यूज़ किया यहाँ पे, उससे मैं देखो थोड़ा कुछ इस तरीके से शेप कर रही हूँ। जब आलमंड नेल को शेप करते हैं ना, तो सबसे पहले एडजेस को आपको राउंड करके वो शेप में लाना है, उसके बाद ही आप साइड्स में जाना, क्योंकि इसमें जब साइड्स फाइल करते हैं ना तो बहुत ही ट्रिकी रहता है। हल्का सा भी हमने इधर उधर फाइल मार दिया तो वो ओवर हो जाता है फाइलिंग, फिर उसको दोनों को लेवल करने के चक्कर में हम फाइल कर करके न इधर का न उधर का हो जाता है। तो आपको बहुत केयरफुली प्रेशर एंगल सब मैटर करता है। तो मैं पहले भी वीडियो में बताया, जब भी मैं आलमंड पे नेल्स करती हूँ मेरा तो वैसे भी थोड़ा बीपी बढ़ जाता है और प्लस मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाता है वो फाइन ट्यून करने के चक्कर में कि ये मेरा थोड़ा सा मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मुझे जब तक लगता नहीं है कि हाँ ठीक है, फिर भी लगता है और बेटर हो सकता है, और बेटर हो सकता है, बट हाँ वो करते करते चक्कर में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो आपको ध्यान देना, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जब आलमंड को शेप करते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो हल्का सा ओवरफाइल और आपका आलमंड गया ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जितना लेंथ हमने पहले सोचे थे वो मतलब ज़्यादा बड़े लगे और फिर हमने और छोटे किए और ये फाइनली इतना सा लेंथ रख के हमने एक्सटेंशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अभी मैंने नेल्स को अच्छे से क्लीन करी थी। क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डिहाइड्रेटर। तो डिहाइड्रेटर जो भी एक्सटेंशन आप करते हो ना, वो एक्रिलिक एक्सटेंशन हो या जेल एक्सटेंशन हो, पॉली जेल हो या फिर इवन प्रेस ऑन भी कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा डिहाइड्रेटर मतलब नेल्स को प्रेप करके डिहाइड्रेटर लगाएंगे, उसके बाद फिर प्रोडक्ट लगाओगे तो आपका जो ड्यूरेबिलिटी है प्रोडक्ट का वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब ऑब्वियसली एक्सटेंशंस करने जाओगे तो हमको यहाँ पे प्राइमर भी लगानी है। प्राइमर बेसिकली एक बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो प्राइमर लगाने से हमारा जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के प्राइमर लगाओ ताकि भर भर के लास्ट करें, वो भी नहीं करनी है। आपको एक 3 लेयर ही लगानी है। मोस्टली हम लोग नेल प्लेट के नेल का मिड से लेके टिप तक लगाए तो भी चलेगा, बट पर्सनली मैं पूरा नेल प्लेट में लगा देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने टिप्स अटैच किया है, टिप्स के ऊपर मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ नेल प्लेट पे ही लगा रही हूँ, वो भी पतला लेयर। ओके, अब आता है अगला स्टेप। तो अभी हम जेल लगाने वाले हैं, पॉली जेल। तो हमें चाहिए एक जेल का बेस कोट यहाँ पे। तो मैंने एक TNT का TNT का एक बेस कोट का एक 3 लेयर लगा रही हूँ। अगर वापस आप देखोगे तो मैं पूरा नेल पे नहीं लगा रहे, ज़्यादातर मैं नेल प्लेट पे ही लगा रहे हैं। हल्का सा ब्रश जा रहे टिप की तरह, बट नॉर्मली हमको सिर्फ बेस कोट नेल प्लेट में ही लगाने की ज़रूरत है। और इसके बाद इसको हम क्योर करेंगे 30 सेकेंड्स। अभी आता है पॉलीजेल का एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्पैटला में पॉलीजेल का एक बीड लिया और उसको मैंने यहाँ पे लगाया। जैसे मैं नेल्स पे लगाया तो तुरंत मुझे याद आया ये कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट आ गया है, तो मैंने आधा निकाला और बाकी जो था वो मैंने क्लाइंट को दे दिया। इवन दो ये थोड़ा सा टाइट वाला पॉलीजेल है, बट स्टिल ये ना हम ऐसे नहीं रखोगे तो धीरे धीरे गिरने लगता है ग्रेविटी के चक्कर में। और यहाँ पे मैं कॉलिन्स की ब्रश जो मेरा एक्रिलिक का ही है, ये एक्रिलिक में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैं ये पॉलीजेल करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ऐसी ब्रश बहुत सही रहता है पॉलीजेल एक्सटेंशन करने के लिए। तो उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ स्लिप सॉल्यूशन। अगर आपके पास स्लिप सॉल्यूशन नहीं है तो आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रश को थोड़ा गीला रखना होता है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है प्रोडक्ट अपने ब्रश में चिपकने लगते हैं और फिर आप आराम से मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ब्रश में स्लिप सॉल्यूशन है और उसको मैं कुछ इस तरीके से पॉलीजेल को अपने ब्रश की मदद से, जैसे मैं एक्रिलिक करती हूँ एग्जैक्ट वही सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ। बस यहाँ पे बीड उठाना नहीं है, ऑलरेडी इसको जो ट्यूब है उसमें से यहाँ पे लगानी है। अब आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैंने ड्यूअल फोम क्यों यूज़ नहीं किया। देखिए ड्यूअल फोम बहुत ही आसान लगता है आपको, बट वो एक्चुअली करने जाते ना थोड़ा सा ट्रिकी है, और मैं नहीं चाहती कि
क्लाइंट 4 दिन बाद वापस आ जाए बोल के कि देखो ये टूट गया वगैरह वगैरह, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क रहता है, हर नेल्स पे वो बराबर आता नहीं। और ऊपर से मैंने बताया था कि हमारी जो क्लाइंट है उनका नेल थोड़ा सा कॉन्वेक्स नेल है, जो सेंटर से उठा हुआ और आगे नीचे की तरह ग्रो करने वाली, तो इसके लिए थोड़ा वो ट्रिकी ऑप्शन है। इसलिए मैं नॉर्मली पॉलीजेल ना इस तरीके से फॉर्म्स या फिर टिप्स के ऊपर ऐसे लगाना प्रेफर करती हूँ। अगर मेरे खुद के नेल में है तो मैं ड्यूअल फॉर्म यूज़ करती हूँ, बट क्लाइंट को मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करती। ये मेरा प्रेफर्ड मेथड होता है, एक तो मैं टिप्स लगा के करूँ या फिर नेल पेपर फॉर्म्स के ऊपर करूँ। हाँ, बट मैं एक वीडियो बनाऊंगी फिर से, कुछ ऐसे एडवांस नेल्स का मेरे दिमाग में है जो ड्यूअल फॉर्म से कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है, बट मेरे को पर्सनली मुझे वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है इसके कंपैरिजन में। देखने में ईजी लगता है, बट उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है, तो उसको मेजर करने में वगैरह वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन लगता है। तो जो मैं क्योंकि ओबियसली उसको मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, इसलिए भी टाइम ज़्यादा लगता है। अभी मैंने एप्लीकेशन एक फिंगर का कर दिया, तो उसको हम डालेंगे क्योरिंग पे, और मीनवाइल जब वो क्योर होगा तब तक हम दूसरे फिंगर पे करेंगे। तो ऐसे आप ऑल्टरनेट करते रहोगे तो आपका नेल्स फटाफट कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, तो अभी जो बचा हुआ था उसको मैंने राइट हैंड में लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग आराम से इसको एप्लीकेशन करेंगे। और पॉलीजेल का एप्लीकेशन ना ऐसे बहुत एक्चुअली आराम से हो जाता है, बहुत इजी है इसको इस तरीके से अप्लाई करना। अगर आपने कभी ये ऐसे ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई करके देखना। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि एक्रिलिक सीख लिया, अभी ये कैसे सीखे, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती है तो देख के सीख सकते हैं। एक्रिलिक और पॉलीजेल में एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का टेक्सचर मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। तो उसको मैन्यूवर करना आपको इजी हो जाता है। और ब्रश भी अगर देखोगे तो मैं सेम एक्रिलिक का ही ब्रश यूज़ करती हूँ, बट नॉट नेसेसरी आपको ऐसे ही ब्रश यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंथेटिक ब्रश भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे ऐसे लगता है इससे आराम से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरे हाथ में भी कर दिया। छोटे छोटे नेल है तो प्रोडक्ट भी बहुत कम ही लगता है, और इसको भी अभी हम क्योरिंग के लिए भेजेंगे। अभी हमने सारे नेल्स पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन कंप्लीट किया है। उसके बाद फाइलिंग करने से पहले आपको लिन फ्री वाइप और अल्कोहल लेके नेल्स के ऊपर एक स्टिकी लेयर होता है, उसको कुछ अच्छी तरीके से रब करके आपको निकालना है। अगर इसके बिना अगर आपने फाइल करने लगे तो आपका फाइल पूरा क्लोग हो जाएगा, और फिर आपको दूसरा फाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइल फिर काम ही नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे मैं फिर से 180 ग्रिड का फाइल ही यूज़ कर रही हूँ। फाइल करके जो रफली जो शेपिंग हमने ऑलरेडी दे रखे टिप्स में, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फाइलिंग नहीं है, जस्ट फाइन ट्यून करना है, और ऊपर को थोड़ा जो भी हल्का फुल्का अनइवन आया है उसको थोड़ा सा लेवल करना है। उसके बाद एक बफर से हम थोड़ा सा इसको और फाइन ट्यून करेंगे, और फिर हम कलर लगाएंगे। और जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो पॉलीजेल है उसका कलर भी बहुत सुंदर है, और पहले सोचा था वही कलर रखेंगे, बट फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोले थे, तो कैनी का ये जो जेली कलेक्शन है ना इतना सुंदर है कि कोई इसको ना नहीं बोल सकते। तो हमने वही कैनी का एक जो क्लाइंट को पसंद आया, ये बेसिकली इनको तो न्यूड्स कलर्स मतलब न्यूड कलर बहुत पसंद है, तो वो हमेशा वही कलर्स चूज़ करती है। आई थिंक सिर्फ एक बार कुछ दूसरा कोई कलर सेलेक्ट किए थे, वो भी 4 दिन बाद आके चेंज करा दी थी। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल लेयर ही लगा रहे हैं। जैसे ये वाली जो बेस कलर के ऊपर ना ये एक लेयर बहुत सही लगता है, और इसके बाद हम इसको क्योर करेंगे और टॉप कोट से इसको हम सील करेंगे। जो टॉप कोट मैं यूज़ कर रही हूँ ये TNT का टॉप कोट है, मेरा फेवरेट टॉप कोट है। इसको लगा के, ये नो वाइप टॉप कोट है, इसको लगाने के बाद हम इसको 60 सेकेंड लैंप में क्योर करेंगे, और क्योर करने के बाद हमारा एक्सटेंशन प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और फाइनल लुक देख के आप मुझे बताना आपको ये कैसे लगा। मेरे हिसाब से ये
क्यूट लाइक अ बटन बोलते हैं ना, वैसे ही मुझे लगा था। बहुत ही क्यूट और स्वीट था और उनको क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था। और आप मुझे बताना आप पॉलीजेल एक्सटेंशन करते कि नहीं करते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।